हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूपुर क्लासेस। दोस्तों, आपने इससे पहले के मेरे वीडियो में शब्द विचार की परिभाषा को जाना था। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा पाठ है शब्द विचार। आज हम लोग इसके जो मेरा ये सेकंड वीडियो है, इसमें आप लोग जानेंगे शब्द विचार के भेद, मतलब शब्दों के भेद। तो हम लोग अब इसी से शुरू करते हैं। हम जो शब्दों के भेद के बारे में बात कर रहे हैं वो किस आधार पर होते हैं? कई आधार पर होते हैं, जैसे कि अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अगर आप इसका वर्णन जानना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से है। सबसे पहले हम चलेंगे अर्थ के आधार पर देखेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से अर्थ निकलता है वो क्या है? सार्थक शब्द। जैसे कमल, खटमल, रोटी, सेव, ये सारे शब्द जो हैं ये सार्थक हैं। लेकिन निरर्थक शब्द क्या है? जिस वर्ण समूह का कोई भी अर्थ नहीं निकलता वो क्या कहलाता है? निरर्थक शब्द। जैसे राटी, बीठा, ये सारे शब्द अगर हम देख लें तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं पानी वानी लाना, खाना वाना ले लो, तो खाना तो सार्थक है लेकिन वाना से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि सार्थक शब्द जो होते हैं और जो निरर्थक शब्द होते हैं उनमें यही अंतर है कि सार्थक शब्दों का जो है अर्थ हमको पता चलता है, हम जानते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। लेकिन जो निरर्थक शब्द होते हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसके बाद हम ध्यान देंगे कि प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से हम देखेंगे कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्द की प्राणवायु होती, जो शब्द होते हैं वो क्या है? भाषा के प्राणवायु हैं। वाक्यों के में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है ये आपको बता रही हूँ मैं, कि इसको दो वर्गों में बांटा जाता है, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। प्रयोग की दृष्टि से दो भेद हैं इसके, विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्द क्या है तो हम इस पे ध्यान देंगे। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन आता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विकार यानी परिवर्तन, मतलब विकार का मतलब यहाँ पर किसी दोष से नहीं है। ऐसा नहीं है कि शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा अगर वो विकारी शब्द है। विकार से अर्थ हुआ कि उसमें परिवर्तन आ जाना, किसके कारण? लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण विकार आता है तो हम इसको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। लिंग के अनुसार कैसे परिवर्तन आता है? जैसे लड़का पढ़ता है और लड़की पढ़ती है। फिर वचन के अनुसार परिवर्तन, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। कारक के अनुसार परिवर्तन अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कारक के अनुसार लड़का पढ़ता है और लड़के पढ़ते हैं। अब विकारी शब्द की बारी आती है। तो विकारी शब्द जो हैं ये किस प्रकार, कितने होते हैं, मतलब किस किस तरीके से होते हैं? ये संज्ञा के भी हैं, सर्वनाम के भी हैं, विशेषण के भी हैं और क्रिया के भी हैं। अब हम चलेंगे अविकारी शब्द की तरफ। तो जिन शब्दों में किसी भी वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इनमें लिंग, कारक, वचन के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, ये सारे शब्द क्या हैं? अविकारी शब्द है। वे अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार से शब्द भेद। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आने पर अपने वास्तविक रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। इसमें आप देखते हैं जैसे आप जल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो शब्द जो ये जल है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। वायु शब्द ये संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी भाषा में इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, इनको ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। तत् धन, सम
यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना अपने रूप में परिवर्तन किए ही हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। इसकी मैंने एक सूची यहाँ पर दी हुई है, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे और ध्यान देंगे, ये देखिए तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हमारी भाषा में आए हैं। दूसरे शब्दों में कहें, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़ा सा रूप बदलकर हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। तद मतलब उससे और भव मतलब होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा में थोड़े से बदलाव लेकर हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध को संस्कृत भाषा में दुग्ध कहा जाता है, तो हिंदी में हम इसको दूध कहते हैं और संस्कृत में इसको हम दुग्ध कहते हैं। हाथ को हम क्या कहते हैं? हस्त कहते हैं, और यहाँ पर हम हिंदी भाषा में इसको हम हाथ कहते हैं। इसकी सूची भी मैंने और दी है, आप लोग इसको इस वीडियो में ध्यान से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर आप ध्यान से देखेंगे, ये शब्द संस्कृत से सीधे ना आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आए हैं। इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से विकृत हो गए हैं कि उनके मूल रूप का पता ही नहीं चलता है। तद्भव के प्रकार कौन कौन से हैं? ध्यान देंगे। तद्भव के प्रकार जो हैं, ये शब्द दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत से आने वाले और सीधे प्राकृत से आने वाले शब्द। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। इनके उदाहरण आप देखिए, जैसे अग्नि, अग्नि भी कहा जाता था, इसको आग भी कहा जाता है। मया, मई, मैं। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी शब्दों की सूची यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों चलेंगे, ध्यान देंगे देशज शब्द। अब हम अगर देशज शब्द की बात करते हैं तो देशज शब्द जो हैं, देश प्लस ज मतलब देश, धन, ज, देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों से प्रचलित आम चाल की भाषा जो है उनकी, उससे आ गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और सरल भाषाओं में बात करें और सरल शब्दों का उपयोग करके हम इसको समझाएं तो कहेंगे देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे चिड़िया, कटरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, तेंदुआ और कटरा, अंटा आदि शब्द। फिर आगे हम देखेंगे, इसी तरह से देशज शब्द वे हैं जिनके व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। आगे ध्यान देंगे, हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है। विदेशी विद्वान जॉन बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत के संबद्ध माना है। अब विदेशी शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से आए। हिंदी भाषा में जिन शब्दों को अपना लिया गया, मतलब विदेशी भाषाओं से आए हैं और हिंदी में उन्होंने अपना स्थान बना लिया है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने से पर विदेशी भाषा से आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। और भी सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, रेडियो, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, कार आदि। अब हम चलेंगे दोस्तों और बात करेंगे फ़ारसी भाषा की, अंग्रेज़ी भाषा की। अंग्रेज़ी भाषा में आपने सुन ही लिया कि हॉस्पिटल, डॉक्टर। इसी तरीके से फ़ारसी में क्या है? आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, हफ्ता, जवान आदि।
अब इसी तरीके से अरबी भाषा के असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, औरत और तुर्की भाषा से जो शब्द आए हैं उसमें तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम और चीनी भाषा से चाय, पटाखा। आगे देखेंगे पुर्तगाली से कमीज़, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू। इनमें फ़ारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी की मुख्य भाषाएं मुख्य हैं। अरबी, फ़ारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में डाल दिया है। हिंदी में उनके कुछ हेरफेर इस प्रकार से भी दिए गए हैं, इसको आप वीडियो में आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, फ़ारसी शब्द का भी दिया हुआ है। फ़ारसी शब्द के उदाहरण है, अरबी शब्द के उदाहरण है और तुर्की शब्द के उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, जिसको आप आसानी से वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, अंग्रेज़ी शब्द के भी उदाहरण देखिए इसमें दिए हैं। पुर्तगाली शब्द के उदाहरण भी इस तरह से दिए हैं। अब हम चलेंगे आगे, जो हमें जिस पे ध्यान देना है, रचना और बनावट के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण। हम शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खंड को हम क्या कहते हैं? शब्दांश। जैसे कि राम शब्द के 2 खंड हैं, रा और मु। इन अलग अलग शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं, जैसे विद्यालय। अब इस शब्द में 2 अंश हैं, विद्या और आलय। दोनों का अलग अलग अर्थ है। अब हम चलेंगे व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। वर्णों के योग से शब्दों की रचना होती है, सभी को बताया है, सभी को पता भी है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन सा? एक रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्दों की जब हम बात करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, तो हम जब रूढ़ शब्दों की बात कर रहे हैं, वे शब्द जो हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले, वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर इसी के साथ साथ अभी अन्य भाषा में और सरलता से अगर हम कहें, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक शब्द में ना और क दोनों का कोई अर्थ नहीं है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे यौगिक शब्द। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हैं, जिसमें प्रत्येक खंड का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, यौगिक शब्द कहलाता है। जिसमें हम देखेंगे आग बबूला शब्द। तो आग का भी अर्थ है और बबूला शब्द का भी अर्थ है। दूध वाला, दूध का भी अर्थ है और वाला का भी अर्थ है। विद्यालय का तो अर्थ मैंने अभी आपको बताया ही था। इसी के साथ साथ योग रूढ़ शब्द। जो शब्द अन्य शब्दों से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। जैसे इसमें आपको उदाहरण क्या मिलेगा? जैसे लंबोदर, पंकज, दशानन और जलज। ये सारे उदाहरण किसके हैं? योग रूढ़ शब्द के। दोस्तों, इसी के साथ मैंने आज आप लोगों को शब्दों के जो भेद हैं उससे आपका परिचय कराया। आगे और भी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें, इसको लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।